Well, my dear students, my name is Mohit Singh Chikara. I will be taking your English lecture today. I will be covering this lecture in both the languages, English as well as Hindi. So it would be a kind of bilingual type of lecture. Because जो हमारे स्टूडेंट्स आपको पता है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को कवर करते हुए हैं, इसलिए बाइलिंगुअल वे ऑफ मेथोडोलॉजी से जो है मैं इस लेक्चर को कवर करूँगा, है ना। देखो तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है कि इंग्लिश आपकी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो बीट, एसएससी और नॉट इन रेलवेज, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो नॉर्मली जो इंग्लिश पूछी जाती है वो तीन तरह से पूछी जाती है। फर्स्ट सेक्शन होता है जैसे ग्रामर, सेकंड सेक्शन है वोकैबुलरी, थर्ड सेक्शन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कोई पार्ट नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। इस एप्लीकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि ग्रामर और वोकैबुलरी का मिक्स्ड यूसेज जो है डिफरेंट वेज में वो क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछता है। जैसे आपके पैराजम्बल्स है ना, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आपका और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें वो पूछता है। तो ग्रामर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि अ सेट ऑफ रूल्स है ना व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कि हाउ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज की जैसे बात करते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं, है ना, बी इट राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, है ना। तो ग्रामर पहला सेक्शन है जिसमें सेट ऑफ रूल्स होंगे, डिफरेंट चैप्टर्स होंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशंस, उनको हम कवर करेंगे, है ना, क्योंकि पेपर्स में आपका डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स जिनमें डायरेक्ट भी पूछते हैं, बट मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है इनडायरेक्टली वो पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम डिटेल में कवर करेंगे, जैसे मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, तो उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आज हम बात करेंगे नाउन चैप्टर की, है ना। तो ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज में यूज होते हैं ताकि फ्रीक्वेंटली आप उसको समझ सके और उसको लिख भी सके, है ना, करेक्ट वे में। सेकंड सेक्शन होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है आप कितने वर्ड्स, कितने शब्दों को उस लैंग्वेज की जानते हो, है ना। तो वोकैबुलरी बेसिक क्या है कि आपके जो भी आपका वर्ड है, ठीक है, जो भी आप वर्ड्स यूज करते हो, है ना, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में। एंटोनियम हो गया, एंटोनियम मतलब जो अपोजिट मीनिंग है, और सिनोनियम मतलब जिसका मीनिंग सेम है ना। ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, है ना, मतलब जब एक सेंटेंस को एक वर्ड से रिप्लेस करते हैं तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऐसे इडियम्स आपके होते हैं, ना। तो इडियम्स में क्या होता है, जैसे मुहावरे हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके वोकैबुलरी में पूछे जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस जो है नॉर्मली या तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं या स्पॉटिंग द एरर्स, है ना, एरर्स क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है, या उस फॉर्म में पूछे जाते हैं। और जो थर्ड सेक्शन जो एप्लीकेटिव पार्ट है ना, तो एप्लीकेटिव पार्ट डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, वो इनडायरेक्टली ही पूछा जाता है। कैसे? एप्लीकेटिव पार्ट की जब भी आप बात करोगे तो एप्लीकेटिव पार्ट का मतलब है जैसे क्लोज टेस्ट आ गया आपका, है ना, पैराजम्बल्स आ गया, है ना, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डायरेक्टली यूज नहीं होते, बट इनडायरेक्टली थोड़ी सी हेल्प आपको कई जगह पे मिलती है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिलर्स भी होते हैं, सिंगल फिलर भी आते हैं, डबल फिलर्स। मतलब सिंगल फिलर का मतलब एक ही सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक का पूछा है, किसी में दो पूछेगा तो उसको डबल फिलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में पूछा जाता है। तो मैं जैसे अगर अभी स्टार्ट करते हैं ग्रामर में, हम सबसे पहले चैप्टर जैसे नाउन, है ना। आज ये डेमो लेक्चर की तरह होगा, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटेल में जब हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो है जैसे मेन रूल्स जो फ्रीक्वेंटली हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, है ना, तो वो हम इसमें लिख के चलेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे आप देखोगे जैसे एरर्स में मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस, क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो उनमें बहुत सारे एरर्स हैं, है ना। तो आपको देखो पता लगेगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउन, देखो नाउन होता क्या है बेसिकली, हिंदी में इसको संज्ञा भी बोलते हैं। इट इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोला जाता है? आपका नाउन बोला जाता है। तो ये आपकी नाउन की डेफिनेशन होगी। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, टाइप्स, है ना, तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। पहली क्लासिफिकेशन होती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें ये 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्या है? काउंटेबल नाम से ही पता लग रहा है जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो काउंटेबल नाउन का मतलब है जिनको आप काउंट कर सकते हो, है ना। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, जैसे देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास, यानी 3 बॉयज को गिन सकते हो, 1 2 3, है ना, तो वो क्या है? काउंटेबल। ऐसे ही
2 गर्ल्स की बात कर रहे हो, है ना, या 3 गर्ल्स है ना, तो वो क्या है काउंटेबल। तो बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना, एनिमल्स हो गया, तो वो क्या है काउंटेबल नाउन्स में आ गए ना। उनके नाम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है काउंटेबल में। और मैंने बताया किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है ना। जो काउंटेबल में जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, है ना, पीपल, है ना, ये किसमें आ गया आपके काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते, तो वो क्या होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स याद रखना, जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे, अनकाउंटेबल कोई भी वर्ड हो, चाहे वो नाउन हो या आप डिफरेंट ग्रामर के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी कई जगह पे उसका यूटिलाइजेशन आएगा, तो मैं उसमें डिस्कस करेंगे उसको। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जहां पे भी आप अनकाउंटेबल यूज करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका मतलब है उसको आप सिंगुलर मान के चलोगे। सिंगुलर और प्लूरल दो वर्ड्स होते हैं, क्या, सिंगुलर और प्लूरल। लिख देता हूं नीचे। तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मतलब ही क्या होता है, एक, वन। क्या होता है सिंगुलर का मतलब, वन होता है, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी 1 प्लस, है ना। तो जब भी आप एक की बात करोगे तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है कि जिसको गिन सकते हो, है ना, वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 2, 3, 4 कितना भी, है ना। और अनकाउंटेबल का मतलब उसको गिन ही नहीं सकते, है ना, गिन ही नहीं सकते। तो याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे तो उसे हमेशा क्या मान के चलोगे, सिंगुलर मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे, सिंगुलर मतलब एक, है ना। और जब सिंगुलर मान के चलोगे तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, क्योंकि जब वर्ड ही सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल तो आ नहीं सकता, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, तो बताया जिसको काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन, है ना, जैसे अभी डिस्कस करेंगे, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है कोई आर्टिकल भी यूज नहीं करते। आर्टिकल क्या होता है, ए एन दा, है ना। तो ए एन दा क्या है, आर्टिकल। तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन, मतलब ये जैसे टाइप्स इसके। तो पहला मैंने क्लासिफिकेशन बताया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हो। और अनकाउंटेबल जब भी बात करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको क्या मान के चलोगे आप, सिंगुलर मतलब एक। तो उसके साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, और उसके साथ कोई आर्टिकल उससे पहले, जस्ट पहले यूज नहीं होगा। उसके बाद अगर दूसरी क्लासिफिकेशन आती है, ये 5 टाइप से, है ना। पहला है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन वही है जो नाउन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इट इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, है ना। तो एग्जैक्ट किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम जो है ना, थिंग मतलब एंटिटी, कोई वस्तु का, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे राम, गीता, गीतांजलि, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी वर्ग या किसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको स्पेसिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। जैसे कि किंग, बॉय, सिटी, गर्ल। किंग मतलब ये बता रहे हैं कि किंग एक टाइप का एक वर्ग है ना, एक ग्रुप है ना। लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक वो वर्ड जो किसी स्पीसीज या किसी जाति या किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो जैसे किंग, बॉय, सिटी, गर्ल, ये किसमें आ गया, आपके कॉमन नाउन। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब आप किसी ग्रुप की बात करते हो, यानी कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है, यानी ग्रुप की बात होगी बेसिकली। तो जैसे एग्जांपल है आपके पास टीम, कम्युनिटी, आर्मी, ये सब क्या है आपके पास, ये एग्जांपल है कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन बेसिकली मतलब है जब आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो उन वर्ड्स को जो बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है फोर्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का बेसिकली मतलब क्या होता है, सिल्वर, जैसे मटेरियल नाउन का मतलब जो किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करे कि भाई ये किस मटेरियल से बना है ना, तो हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये टेबल क्या है, वुड, लकड़ी से बनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो जो वुड है वहां पे वो क्या है, मटेरियल नाउन, है ना। तो मटेरियल नाउन जो मटेरियल को रिप्रेजेंट करे उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। इसका एग्जांपल है जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, है ना, ये इसके एग्जांपल।
उसके बाद फिफ्थ जो है इसका क्लासिफिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप ना तो काउंट कर सकते हो, ना नाप सकते हो, ना तोल सकते हो, है ना, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती, तो ना ही मेजरमेंट हो सकती है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, है ना। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, एंगर, ये सब वर्ड्स किसमें आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। किसमें आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन के ऊपर कुछ एरर्स आते हैं, तो वो हम कवर कर रहे हैं। जैसे तो मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मानोगे? सिंगुलर मानोगे, यानी एक वर्ड, है ना, मतलब उस वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसके अलावा क्या रूल है उसमें कि उसके पहले जस्ट पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल, द फर्नीचर्स ऑफ दिस हाउस आर मेड ऑफ टीक वुड, ये सेंटेंस दिया है। इसमें मैंने कई सारे यार देखो पेपर में कैसे आता है, जैसे द फर्नीचर्स ऑफ दिस को मान लिया ए, हाउस आर मेड को मान लिया बी, ऑफ द टीक वुड को मान लिया सी, और नो एरर को मान लिया डी। यानी अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब डी ठीक है, क्या? नो एरर, है ना। अब मैं बार बार ए बी सी डी इस टाइप से नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं एक ही सेंटेंस में, वैसे पेपर में आपका एक सेंटेंस में एक ही एरर पूछा जाता है ना। तो जब एक ही एरर पूछा जाएगा तो अगर ज्यादा एरर है तो मेजर जो मास्टर एरर होता है ना, कि मतलब जो आप कहोगे मेजर वर्ड, जो मेजर एरर है, बड़ा एरर है, उसको हम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं एक सेंटेंस में कई एरर इसलिए लेके चलता हूं कि आपकी हैबिट और ज्यादा उनको ढूंढने की जो है ना ज्यादा डेवलप होगी, तो आप ज्यादा इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन फटाफट आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था फर्नीचर, मैंने इसमें 3 एरर्स डाले हुए हैं, है ना, 4 एरर। जैसे सबसे पहला एरर देखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनको सिंगुलर ही मान के चलोगे। तो फर्नीचर भी उन्हीं में एक वर्ड है, तो फर्नीचर भी उसी में एक वर्ड है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड, स्टेशनरी, है ना, हेयर। तो ये सारे वर्ड जो है क्या है, ये सारे सिंगुलर में यूज होते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर इनको प्लूरल में यूज करना है तो इनके साथ कुछ नए सेट ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। उन वर्ड्स को यूज करके इनको प्लूरल बना सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इनको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि होते ही सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है ना। तो फर्नीचर भी उन्हीं में आता है, मैंने बताया इसी कैटेगरी में आते हैं, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड, स्टेशनरी, है ना। तो फर्नीचर की बात करूंगा तो सिंगुलर ही हो सकता है, प्लूरल तो हो नहीं सकता। तो फर्नीचर का एस कट जाएगा तो सिंपल फर्नीचर आएगा, द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस। जब ये सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के साथ तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो प्लूरल तो आएगी नहीं, तो आर भी कट जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो द फर्नीचर की वजह से इज आ गया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर है, तो ये भी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज मेड ऑफ द, मैंने क्या बताया देखो, टीक वुड क्या है? एक तरह से मटेरियल नाउन है। मैंने बोला मटेरियल नाउन के जस्ट पहले कोई आर्टिकल कभी यूज नहीं होता, तो यहाँ पर द लगाया है। आर्टिकल कौन से होते हैं? ए एंड द। जैसे ये मैंने लिख दिया, ऊपर लिख देता हूँ, तो देखो ये जैसे मैंने लिखा है आगे ए एंड द, ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स, है ना। ये हम डिटेल में करेंगे जब आर्टिकल चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो ए एंड और द क्या है? आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो मैंने बताया मटेरियल नाउन के मतलब जो मटेरियल को रिप्रेजेंट सिल्वर, आयरन, वुड, इनके जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। देखो टीक वुड क्या है? इस तरह से इस सेंटेंस में आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले मैंने बताया कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो द यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये एरर है। दूसरा मैंने ये भी बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो सिंगुलर ही होंगे। सिंगुलर होंगे तो क्या होंगे? उनके साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस या ईएस किसने लगाते हैं? प्लूरल बनाने के लिए, एक से ज्यादा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वुड्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड। और एक चीज और भी ध्यान रखना, वुड्स इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड होता है, वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। तो एस से बहुत मीनिंग बदल जाते हैं ना, ऐसे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो द फर्नीचर ऐसा नहीं आएगा, ऑफ दिस हाउस इज, आर नहीं आएगा, मेड ऑफ द नहीं आएगा, मेड ऑफ के बाद टीक वुड, वुड से नहीं आएगा, वुड आएगा, लकड़ी की बात हुई, क्योंकि उसको अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखोगे, ये मैंने अभी डिस्कस किया। उसके बाद कुछ एरर्स मैंने लिखे हैं, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे एरर्स कवर किए होंगे, ठीक है, तो इनको हम कवर कर रहे हैं। जैसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ
आई लाइक पोएट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर। मैंने बताया कि कुछ वर्ड्स अभी बताया था कि जैसे आपके ये वर्ड्स लिखे हुए थे, ठीक है, कहाँ गए, फर्नीचर हो गया जैसे, है ना, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड, स्टेशनरी, हेयर, ये सब वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो पोएट्रीज भी उन्हीं में से एक वर्ड आता है। तो पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, तो पोएट्रीज को कट जाएगा, ये एरर है। तो पोएट्री की जगह क्या आएगा, पोएट्री लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, पोएट्री। अगर आप इसको प्लूरल में लिखना चाहते हो तो पोएम्स लिख सकते हो। क्या लिखोगे, पोएम्स लिख सकते हो, है ना, पोएम्स। पोएम्स की स्पेलिंग आपको आती होगी, POEMS, है ना। तो अगर आपको प्लूरल लिखना ही है तो आप पोएम्स लिखना, और अगर आपको पोएट्री ही लिखना है तो पोएट्री हमेशा सिंगुलर होता है, पोएट्रीज नहीं होता। तो ये एरर हो जाएगा। तो आई लाइक या तो पोएट्री लिखो या फिर आई लाइक पोएम्स लिखो ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना। तो ध्यान रखना, पोएम्स प्लूरल होता है यानी ज्यादा, और पोएट्री होता है सिंगल, एक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे, द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन। मैंने एक चीज ध्यान रखना है, एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का मतलब होता है कोई वर्ड लिखा, उसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाया और उसके पीछे एस लगा दिया, तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफे। उसका मतलब होता है का या के या की, है ना, का या के या की। तो इसका मतलब जैसे राम्स लिखा है यानी राम का, यानी राम की, या फिर राम के, है ना। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल की जो लेग्स है ना वो ब्रोकन हो गई है, यानी टूट गई है। लेकिन मैं याद रखना, जो अपोस्ट्रोफे हमेशा लगता है वो लिविंग एंटिटी के साथ लगेगा। लिविंग एंटिटी, लिविंग यानी कि जीवित, अब वो व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, मतलब, लेकिन वस्तु नॉर्मली आपको पता है, थिंग जो है वो तो क्या होती है, नॉन लिविंग। तो लिविंग एंटिटी की जब भी बात करेंगे, जो लिविंग है, जीवित है, उसके साथ आप अपोस्ट्रोफे लगाओगे। अगर आप नॉन लिविंग की बात करोगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफे नहीं लगता, वो एरर हो जाता है। तो उसको अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, जैसे टेबल्स लेग्स लिखा है, तो जो वर्ड है जिसके बारे में आप बता रहे हो का के की के बाद, है ना, तो जैसे टेबल की लेग की बात कर रहे हो तो लेग्स को पहले लिखो, फिर ऑफ वर्ड लिखो, और उसके बाद जिसके बारे में बात कर रहे हो जैसे टेबल लिखो। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन ब्रोकन। ये इसको लिखने का सही मेथड है, ठीक है। तो मैंने बताया लिविंग एंटिटी के साथ अपोस्ट्रोफे लगेगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा। अगर लगा तो एरर हो जाएगा। उसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे दोनों वर्ड्स को लिखोगे, उनके बीच में ऑफ लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल स्पेस। अब भाई ड्राइवर ने बहुत अच्छी स्किल दिखाई कि उसने थोड़े से स्पेस में ही कार पार्क कर दी। तो इसमें एरर अगर आप देखोगे तो अब आप क्या, आपको देख के सही लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, टैलेंट एरर है ना, टैलेंट एरर। क्योंकि जो टैलेंट वर्ड है होता है ना आपका, तो टैलेंट वर्ड जो होता है, टैलेंट उसका मतलब होता है जो बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड आपको मिलता है ना, बाय बर्थ जो आपको जन्म से ही मिलता है, उसको आप सीख नहीं सकते। तो टैलेंट का मतलब है जो जन्म से ही आपको मिले, सीखा नहीं जाता वो, है ना, वो बाय बर्थ आपके अंदर ही, जन्म से ही आपके अंदर होता है ना। और जो स्किल है वो सीखते हो, है ना, वो जन्म के बाद सीखी जाती है, वो कोई बचपन से सीख के नहीं आता, मतलब जैसे पैदा हुआ कि सीख लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। और ड्राइविंग स्किल की बात हो रही है, क्योंकि ड्राइविंग तो आप बाद में ही सीखते हो ना, तो ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो होता है जो आपके पास पहले से जन्म के साथ ही मिल जाए, है ना, बिना कुछ किए। तो यहाँ पे आप स्किल लिखोगे, टैलेंट एक गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर ड्राइविंग स्किल की बात कर रहा है, ना कि टैलेंट। टैलेंट तो वो हो गई नहीं, क्योंकि टैलेंट तो पहले से ही आपके पास अंदर है। तो द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल स्पेस, ये करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद बात करता हूं मैं, जैसे आ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, है ना, वो बात कर रहा है कि तेज हवा में उसकी टोपी जो है उड़ गई, है ना। तो एक ध्यान रखना ये चीज कि देखो ब्रीज और विंड जो है क्लोज वर्ड है। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है ना बहुत सारे एरर करते हैं। कैसे एरर करते हैं कि जैसे ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी, जैसे मीठी मीठी हवा होती है, तो उसके साथ आप हमेशा जेंटल या लाइट ही लगाओगे। अगर ब्रीज यूज करना है तो जेंटल ब्रीज होता है या फिर लाइट ब्रीज होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, क्योंकि हवा जैसे ठंडी ठंडी अच्छी हवा चल रही है ना, तो वो कभी स्ट्रॉन्ग थोड़ी बोलते हो। अगर स्ट्रॉन्ग बोलना ही है तो स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ क्या लगाओगे, विंड लगाओगे। क्या लगाओगे, विंड लगाओगे। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो भाई, उसकी कैप जो है वो उड़ गई हवा में, तो इसका मतलब स्लो ठंडी आराम से चलने वाली हवा तो थी नहीं, यानी तेज हवा थी। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रीज आ नहीं सकता, तो स्ट्रॉन्ग के साथ क्या आएगा, विंड। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, ये करेक्ट सेंटेंस है। एरर आपका
ब्रीज था इसमें, है ना। अगला क्या है, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एनवी और जेलसी जो वर्ड्स है ना बहुत क्लोज वर्ड्स है ना। इनका डिफरेंस जो है एकदम से देख के पता नहीं लगता। देखो एनवी वो होता है जिसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है ना। मान लो आपके लोकेलिटी से कोई आईएएस सेलेक्ट हो जाता है ना, या किसी अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाता है, या किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में बहुत हाई पोस्ट पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपने तो कोई क्रेडिट नहीं दिया, यानी जो भी किया उसकी मेहनत, लेकिन फिर भी आपको बुरा लग रहा है, हालांकि लगना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी बुरा लग रहा है, तो उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, एनवी, ENVY, है ना। लेकिन जब आप कोई चीज आपकी है, कोई व्यक्ति पे अधिकार आपका है, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है, और तब आपको जो बुरा लगता है उस फीलिंग को क्या बोला जाता है, जेलसी बोला जाता है। तो एनवी नहीं आएगा इसमें। क्या था, देखो वुमेन को जो है ना जेलसी फील हुई जब जैसे वो अपने हस्बैंड को दूसरी औरत से बात करते हुए देखती है, तो यानी कि हस्बैंड तो उसी का है, यानी कि उस टाइप की फीलिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, जेलसी, ना कि एनवी। तो यहाँ पर जेलसी आएगा, ना कि एनवी। जेलसी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन, ये करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद मैं बात करता हूँ, द एंग्री मॉब डिस्ट्रॉयड द टिकट विंडो, है ना। देखो सबसे पहला मॉब का मतलब ही होता है गुस्से से भरी हुई भीड़, है ना। द एंग्री क्राउड ऑफ पीपल, है ना, जो लोगों का झुंड है ना, जो गुस्से से भरा हुआ है, उसी को बोला जाता है मॉब। अब जब मॉब के अंदर गुस्सा तो आएंगे, यानी गुस्से वाली भीड़ की बात कर रहा है, तो दोबारा से एंग्री शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, तो एरर है ये, तो एंग्री नहीं आएगा, एंग्री कट जाएगा। तो क्या आएगा, द मॉब, एंग्री कट गया क्योंकि एरर था, क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़, तो द मॉब सही होगा। डिस्ट्रॉयड द टिकट विंडो कोई वर्ड नहीं होता, हम नॉर्मली बोलते हैं टिकट खिड़की, जो हिंदी में शब्द बोला जाता है, तो टिकट विंडो कोई शब्द एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल शब्द क्या होता है, टिकट काउंटर होता है। क्या होता है, एक्चुअल शब्द क्या होता है, टिकट काउंटर होता है, टिकट काउंटर शब्द होता है ना, टिकट विंडो नहीं होता। तो वो हिंदी में हम बोलते हैं, तो उससे हमें लगता है कि इंग्लिश में भी शायद ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन वो एरर होता है। तो टिकट काउंटर आएगा, ना कि टिकट विंडो नहीं आएगा। तो द मॉब डिस्ट्रॉयड द टिकट काउंटर एट रेलवे स्टेशन एंड ऑल एविडेंसेस वर डिस्ट्रॉयड। मैंने बताया था कि कुछ वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सिमिलर ही यूज होते हैं, जैसे ये बताया था ना, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, ब्रेड, स्टेशनरी, है ना, हेयर। तो ऐसे ही उन्हीं शब्दों में एक शब्द और है, एक यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, एक शब्द था यहाँ पर क्या, पोएट्री, वो भी सिंगुलर में ही यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ऐसे ही एविडेंस क्या होता है, एविडेंस भी क्या है, सिंगुलर शब्द है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है, यानी ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा। तो एस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑल एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। जब एविडेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल तो आएगा नहीं, और वाज वर क्या होता है, वर होता है प्लूरल के साथ, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और सिंगुलर यानी एक। तो अगर एविडेंस सिंगुलर यूज कर रहे हो क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो एविडेंस के साथ क्या आएगा आपका, वाज आएगा। क्या आएगा, एविडेंस के साथ वाज आएगा। तो ऑल एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। यानी एक ही सेंटेंस में मैंने 4 से 5 एरर ले लिए, यानी आपका टाइम भी बचा और आपके ज्यादा कांसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो गए, है ना। ठीक है, मैं जैसे जब भी आपकी क्लासेस लूंगा तो आप ध्यान दोगे कि मैं रिवर्स मेथोडोलॉजी से ही शुरू करूंगा, यानी क्वेश्चंस के फॉर्म में रूल्स बताऊंगा। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, पहले रूल्स लिखवाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उससे फिर स्टूडेंट है ना बोर हो जाता है। तो मैं क्या है, वो क्वेश्चन में ही आप रूल्स लिखेंगे, हालांकि मैं रूल्स की शीट भी दूंगा आपको अलग से, उसको डिस्कस करेंगे, तो आप उससे भी पढ़ सकते, चाहो तो पढ़ सकते। ठीक, नेक्स्ट, जैसे टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय द सिकंदर। इसका मतलब क्या है कि याद रखना, जब भी कोई नाउन रिपीट हो एक ही सेंटेंस के अंदर, देखो टाउन यहाँ भी आ गया, यहाँ पे आ गया, रिपीट हो गया, और उनके बीच में जो है प्रेपोजिशन यूज है। प्रेपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी वर्ड ऑफ, देखो नॉर्मल सेंटेंस का जो पार्ट होता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मली यही होता है। अब वर्ब की हेल्प करने के लिए कई बार क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग। तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, वर्ब जो क्रिया हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया की हेल्प करने के लिए आई है, और ऑब्जेक्ट जो काम हो रहा है। मान लो आई मेट, जैसे मैं बात करता हूँ
ही वर्कड हार्ड, है ना। जैसे मान लो एक सेंटेंस आपने लिख लिया कि ही वेंट होम बाय कार, है ना, तो कार क्या है वहां पर, ऑब्जेक्ट, यानी कार से घर गया। अब ऑब्जेक्ट, अब ये जितने वर्ड हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, उस वर्ड को बोला जाता है प्रेपोजिशन, है ना, प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन में क्या क्या आता है, जैसे ऑफ, इन, है ना, बाय, ये सब क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ये जब डिटेल में करेंगे, जब हम प्रेपोजिशन चैप्टर करेंगे, विशेष बता रहा हूं, है ना। तो मैंने बताया आफ्टर भी उन्हीं में से है। तो जब नाउन्स रिपीट हो एक ही सेंटेंस में और उनके बीच में प्रेपोजिशन आए, तो याद रखना वो हमेशा सिंगुलर यानी एक ही फॉर्म में लिखे जाएंगे, प्लूरल नहीं लिखे जाएंगे। तो टाउन्स नहीं होगा, टाउन होगा, एस कट जाएगा दोनों जगह से। तो टाउन आफ्टर टाउन, जब ये सिंगुलर है तो इनके बाद आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगी। तो वर्ब कॉन्कर्ड नहीं आएगा, वर्ब कट जाएगा क्योंकि वर्ब प्लूरल के साथ आता है। तो क्या आएगा? वाज आएगा, है ना, क्योंकि सिंगुलर है। तो टाउन आफ्टर टाउन वाज कॉन्कर्ड बाय सिकंदर, है ना। सिकंदर नाम में स्पेलिंग हर कोई अलग अलग लिखता है ना। अगला क्या है? माय कजन ब्रदर इज अ चीटर, माय कजन ब्रदर is a cheater and comes to a final conclusion very soon, है ना। ये लिखा हुआ थोड़ा लिखा होता है तो very soon लिखा है। तो my cousin brother is a cheater and comes to a final conclusion very soon। तो देखो भाई, याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज में कजन वर्ड जो होता है वो सेल्फ एविडेंट है, यानी सेल्फ अपने आप में ही कंप्लीट है, वो अपने आप में ही मीनिंग बता रहा है। तो कजन वर्ड जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे आप, तो कजन के साथ आप ना तो ब्रदर लगाओगे ना सिस्टर लगाओगे। हम लोग कॉमनली जो हम यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, वहां बोलते हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो कजन के साथ ना ब्रदर लिखोगे ना सिस्टर लिखोगे। कजन ज्यादा है तो कजन्स लिख दो, सिंगल है तो कजन लिख दो। तो उसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाओगे तो एरर हो जाता है। तो माय कजन, है ना, तो ब्रदर नहीं आएगा। इज अ चीटर, अब चीटर की कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, चाहे आप नाउन की बात करो चाहे वर्ब की बात करो, दोनों जगह चीट ही यूज होगा। तो ईआर नहीं आएगा तो चीट आएगा, है ना। एंड कम्स टू अ फाइनल कंक्लूजन वेरी सून। अब कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनली निष्कर्ष, किसी भी चीज का आप निकालते हो जिसको, तो कंक्लूजन तो आखिरी में ही निकलता है, यानी फाइनली सार जो निकल के आया। तो कंक्लूजन की बात जब भी मैं करूंगा तो कंक्लूजन तो फाइनल ही है, तो उसके साथ दोबारा फाइनल लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब ही फाइनल होता है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नीड नहीं है। तो सही क्या होगा? माय कजन ब्रदर नहीं आएगा, फिर माय कजन इज अ चीट एंड कम्स टू अ कंक्लूजन वेरी सून, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो अब नेक्स्ट जब हम करेंगे ना इस चैप्टर को डिटेल में, तो मैं आपको रूल्स एक एक करके सारे लिखते चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। वैसे तो मैं जैसे जो भी सेंटेंस पेयर में बता रहा हूँ साथ में रूल भी बता रहा हूँ, बट आपको जैसे पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे और दूसरे भी हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, तो डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉमन एरर्स, है ना, इसी से रिलेटेड। देखो तो पेपर में ऐसे ही आएगा, या तो आएगा कॉमन फाइंड आउट द कॉमन एरर, स्पॉटिंग द एरर, है ना, या फिर किस तरह से आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कि क्या ये सेंटेंस सही है या इसको करेक्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी 3-4 तरीके से लिख देगा एक ही सेंटेंस को, पूछेगा करेक्ट कौन सा है, और लास्ट ऑप्शन देगा नो इंप्रूवमेंट, यानी जो दिया हुआ है वही सही है ना। तो कॉमन एरर्स कुछ और वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो हम गलत लिखते हैं, उससे क्या है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वेयर इज योर पैंट, तो पैंट जो हम वर्ड होता है वो गलत होता है, पैंट्स यूज होता है, पैंट कोई वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में होता ही नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा पैंट्स ही यूज करो। कभी आपने देखा सिंगल साइडेड पैंट, दोनों साइड होता है ना, तो उसको हमेशा पैंट्स ही बोला जाता है, PANTS, है ना। तो अब पैंट्स प्लूरल है तो उसके साथ क्या लिखोगे? वेयर आर माय पैंट्स। तो कुछ वर्ड मैंने बताया था जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सिंगुलर यानी एक की तरह ही यूज होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्लूरल की तरह यूज होंगे, है ना। तो पैंट्स उन्हीं में से एक आता है ना। और ऐसे कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में यूज होंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, डिस्कस करेंगे। जैसे उन्हीं में से एक एग्जांपल है जैसे टीम, है ना। तो ये जो सिंगुलर में भी यूज होता है प्लूरल में भी, बताओ व्हाट डिफरेंस। अभी जैसे ये ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि बॉयज हॉस्टल, कई जगह लिखते हैं बॉयज हॉस्टल, कई जगह ये लिखा होता है, कई जगह ये लिखा होता है, कई जगह ये लिखा होता है। तो सही क्या है? सही अगर मैं बात करूंगा, देखो मैंने बताया अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है? काके की, है ना। काके की अगर होगा तो यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफे तो लगाया नहीं है, यानी काके की तो आया नहीं है, यानी बॉयज हॉस्टल। अगर मैं बॉयज के साथ हॉस्टल लगाऊंगा तो वो क्या होगा? बॉयज यानी वो उसका नाम ही क्या हो जाएगा? जैसे मैंने एक तो ये लिखा बॉयज हॉस्टल,
एक ये लिखा बॉयज हॉस्टल, एक ये लिखा मैंने बॉयज हॉस्टल, और एक ये लिखा बॉयज हॉस्टल। तो ये देखना ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लास्ट वाला सही है। और आप हमेशा ये गलती क्या करते होंगे, आप या तो ये लिखते होंगे सबसे ज्यादा, तो ये लिखा जाता है, तो एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्म ये होती है। अब कैसे, देखो बॉयज हॉस्टल अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब है काके की तो आया नहीं, एपोस्ट्रोफ तो आया नहीं, इसका मतलब उस जगह का नाम ही बॉयज हॉस्टल है। जगह का नाम बॉयज हॉस्टल नहीं होता, बॉयज हॉस्टल उसको इसलिए कहा जाता है कि वहां पे बॉयज रहते हैं, यानी बॉयज का हॉस्टल है वो, तो इसलिए बॉयज हॉस्टल ये करेक्ट फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि इसका मतलब तो नाम ही है बॉयज हॉस्टल। इसका मतलब क्या है, बॉय यानी एक बॉय का, एपोस्ट्रोफ बॉय के बाद है ना, तो यानी एक बॉय का हॉस्टल वो भी होता नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ बॉय हॉस्टल, है ना, तो बॉय यानी ये भी नाम हो गया, और एक बॉय का तो वैसे नहीं होता। तो बॉयज, अब देखो ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफे वैसे तो क्या होता है, अपोस्ट्रोफे होता है इन्वर्टेड कोमा ऊपर वर्ड के बाद और फिर एस लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन वर्ड के आखिरी में एस आता है ना, उसके बाद फिर सिर्फ अपोस्ट्रोफिक इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, दोबारा से उसके बाद एस नहीं लगाना, क्योंकि एस तो पहले ही आ गया, तो दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बॉयज लगा दिया, एस आ चुका है, तो सिर्फ इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, दोबारा एस नहीं लगाएंगे। तो बॉयज हॉस्टल इन्वर्टेड कोमा यानी बॉयज का हॉस्टल, ये मीनिंग हो गया इसका, है ना। ऐसे गर्ल्स का भी लिख सकते हो, गर्ल्स हॉस्टल, है ना, तो वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, गर्ल्स लिख दो फिर इन्वर्टेड कोमा, एस दोबारा नहीं लिखना क्योंकि एस पहले ही आ गया, फिर हॉस्टल। कुछ और भी वर्ड होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगता, जैसे और उनके आखिरी में एस भी नहीं आता, जैसे पीस, डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो पीस के बाद अगर आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है ना। या गणेश, अब चलो पीस तो आप कहोगे तो अलग वर्ड है, चलो नाम की बात कर रहे हो ना, तो मैंने गणेश लिख दिया, है ना। तो गणेश, अब गणेश का हॉस्टल में बात कर रहा हूँ, गणेश हाउस की बात कर रहे हैं मान लो, तो गणेश के बाद अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफे लगेगा लेकिन अपोस्ट्रोफे यानी सिर्फ कोमा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जिस वर्ड के आखिरी में हिसिंग साउंड आती है, वाली साउंड आती है, उसके पीछे भी सिर्फ इन्वर्टेड कोमा लगता है, ऐसा नहीं लगता दोबारा, क्योंकि वो पहले ही एस का काम कर रहा है, बोलना नहीं श आ रहा है। तो गणेश इन्वर्टेड कोमा हाउस यानी गणेश का हाउस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सिंपली, तो अगर सिंपली लिखेंगे तो मैंने बताया अभी आपको, जैसे राम की बात करूंगा तो राम के बाद कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे, है ना। राम नाम लिखा, अपोस्ट्रोफ इन्वर्टेड कोमा, फिर एस पे हाउस, तो राम्स हाउस, है ना। लेकिन बॉयज हॉस्टल में दोबारा ऐसा नहीं आएगा इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि पहले ऐसा है। गणेश में हिसिंग साउंड आ रही है इसलिए नहीं। और दूसरा रूल क्या है कि हमेशा जो लिविंग एंटिटी है ना, जीवित है, जो मतलब जीवित प्राणी या व्यक्ति जो भी है, तो लिविंग एंटिटी के साथ अपोस्ट्रोफी लगता है, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता, जो मैंने समय बताया। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म हो गया इसको लिखने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे नेक्स्ट है एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। देखो ध्यान रखने वाली क्या बात होती है कि आपका जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको ड्यूल जेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूल जेंडर बोला जाता है। ड्यूल जेंडर का मतलब ये नहीं है कि ड्यूल जेंडर का मतलब वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रल जेंडर है, इसका मतलब केवल क्या है कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ड्यूल जेंडर यानी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, है ना। अभी नहीं पता कौन है ना। जैसे लीडर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है ना। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, टीचर भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं पता ना। तो उन सेंटेंसेस के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, हिज। पॉजेसिव केस की बात करें, पॉजेसिव मतलब उसके बारे में जब बताओगे तो उसको पॉजेसिव केस बोलते हैं। हम डिटेल में करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, करेंगे बाद में। अभी सिर्फ याद रखो कि जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लीडर क्या है, लीडर क्या है, ड्यूल जेंडर है। क्या है, ड्यूल जेंडर यानी जो मेल और फीमेल दोनों में यूज हो। तो इस लीडर की वजह से यहाँ पर क्या आया, इस लीडर की वजह से यहाँ पर क्या आया भाई, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। समझ गए, कोई दिक्कत, क्योंकि ये ड्यूल जेंडर है, मेल फीमेल दोनों में यूज होता है। तो उसके साथ हमेशा एस हिज लगाओगे, हर नहीं लगाओगे। लीगली अगर आप बात करोगे या फेमिनिज्म की बात करोगे,
नहीं हम लड़कियां हार क्यों नहीं लगा सकते, तो लगा सकते हो अगर लीगली में लगाओगे, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो अभी इंग्लिश लैंग्वेज में यही रूल है कि ड्यूल जेंडर के साथ आप हिज लगाओगे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। या अगर ऑब्जेक्ट में यूज करोगे तो हिम, आई मेट हिम, समझ गए। और अगर पॉजेसिव केस में यूज करोगे तो हिज लगेगा, ठीक है, मतलब उसको मेल मान के यूज करना है, समझ गए। नेक्स्ट, देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गलत लिखे होते हैं, जिनको हम गलत यूज करते हैं लेकिन एक्चुअल में, जैसे बिग या स्मॉल ब्लंडर। देखो ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बड़ी गलती, है ना, तो दोबारा से बिग या स्मॉल उसके साथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बिग ब्लंडर नहीं लिखना। ब्लंडर खुद ब्लंडर का मीनिंग ही बड़ी गलती होता है, तो ब्लंडर अकेला ही यूज होगा, है ना, बिग या स्मॉल उसके साथ नहीं आएगा। ऐसे ही पिक पॉकेटर नहीं होगा, ईआर कट जाएगा। जैसे मैंने बताया चीटर नहीं होता, वर्ब में भी चीट यूज होगा और नाउन में भी चीट यूज होगा। ऐसे ही पिक पॉकेट वर्ब में भी यूज होगा और नाउन में भी यूज होगा, पिक पॉकेटर नहीं होगा, पिक पॉकेट होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना व्हाट इज योर गुड नेम, क्या बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तो गलत तरीका होता है। हम इंडियंस में हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि गुड ऐसे यूज करते थे क्योंकि हम थोड़ा बोलने में अच्छा लगे, लेकिन एक्चुअल में नेम जब आप बात कर रहे हो तो उस नाउन के पहले से गुड लगाने की, गुड या बैड लगाने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली नेम बोलोगे व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर गुड नेम गलत है। अब बोलने के लिए बोल सकते हो, लोकल लैंग्वेज बहुत सारी चीजें हैं जो हम कम्युनिकेशन करते हुए यूज करते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होती है, और उसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो डेली यूज करते हैं। उसके बाद जैसे अगला वर्ड मैंने बताया था, अभी बताया था स्ट्रॉन्ग। अगर ब्रीज के साथ लगाना है तो जेंटल या लाइट यूज करोगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लगाना है तो स्ट्रॉन्ग के साथ विंड लगेगा, ब्रीज नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रीज होती है जो ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा में होती है, जैसे एसी की हवा चल रही है, तो उसमें कैप तो नहीं उड़ेगी ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो इसलिए ब्रीज में लगाना है तो जेंटल या लाइट लगाओ, नेचुरल एयर भी हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग लगाना है तो विंड आएगा। ऐसे ही बैड ड्रीम और नाइटमेयर लिखते हैं। अब देखो सिंपली ड्रीम लिखना है तो चल जाएगा, है ना, BREAM, लेकिन बैड ड्रीम अगर आप लिखा है, आप भले ही डेली लाइफ में गलत यूज करते हो तो बैड ड्रीम कोई शब्द नहीं होता है ना, तो या तो सिंपली ड्रीम बोलो, या फिर अगर बैड ड्रीम है तो बैड ड्रीम को बैड ड्रीम नहीं लिखोगे, वो एरर हो जाएगा, उसको क्या लिखोगे नाइटमेयर, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है पूरा सपना, है ना। उसके बाद ये मैं बताई कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिमिलर यूज होते हैं, उनको प्लूरल में आप यूज नहीं करते हो, जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है तो एस कट जाएगा, तो अगर इसको प्लूरल लिखना ही है तो क्या लिखोगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही रिसीव्ड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, या फिर ही रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो इंफॉर्मेशन एस नहीं लगेगा, ये एरर, तो सिंपली क्या लगोगे इंफॉर्मेशन, है ना, एस नहीं लगेगा। ऐसी फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है फर्नीचर, एस कट जाएगा। अगर आपको बहुत सारे फर्नीचर के आइटम की बात करनी है कैसे लिखोगे, काइंड्स ऑफ फर्नीचर, है ना, ही बॉट अ काइंड्स ऑफ फर्नीचर फॉर हिज हाउस, है ना, लेकिन फर्नीचर्स नहीं लिखा, फर्नीचर लिखोगे। ऐसे ही ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता। अगर बहुत सारी ज्वेलरी दिखाने हैं आपको आर्टिकल्स, क्या लिखोगे, ही बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, लेकिन अगर आप नॉर्मली यूज करोगे तो क्या होगा, ज्वेलरी ही होगा, ही बॉट ज्वेलरी फॉर हिज वेडिंग या फॉर हर वेडिंग, है ना, लेकिन उसमें ज्वेलरीज नहीं होता है, ज्वेलरी होता है। ऐसे ही ब्रेड्स नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना कि ही हैज ईटन 3 ब्रेड्स, तो ब्रेड्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ये सारे अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, इनको आप सिंगुलर मान के ही यूज करोगे, इसलिए इनके साथ आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा क्या यूज होगी, सिंगुलर होगी। अगर इनको प्लूरल यूज करना है, इससे ज्यादा में यूज करना है तो इस तरह से करोगे, जैसे इंफॉर्मेशन के साथ आप पीस ऑफ लगा दो, है ना, फर्नीचर के साथ काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो, है ना, लेकिन फर्नीचर अकेले बोलोगे तो सिर्फ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं। ऐसे ही आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी या सिंपल ज्वेलरी, मतलब सिंपल ज्वेलरी का मतलब वर्ड मत लिखना, सिंपल ज्वेलरी, या तो बोलो ज्वेलरी या बोलो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, या तो बोलो ब्रेड, एस नहीं लगेगा, या फिर लिखो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, है ना, he has eaten 3 slices of bread। अगर नॉर्मल में लिख रहे हो तो सिंपल ब्रेड लिखो, ऐसे नहीं लिखेगा। ऐसे ही स्टेशनरी, एक होता है STATIONARY, एक होता है ERY। ERY तो आपको पता ही है क्या है, ERY का मतलब होता है जो रुका हुआ, गतिहीन, है ना, एक जगह पे रुका हुआ है स्टेशन, उसको बोलते हैं ERY वाला जो स्टेशनरी होता है। लेकिन ये ERY वाला स्टेशनरी है, यानी जो स्टेशनरी की दुकान से सामान लेके आते हो, पेन पेंसिल कॉपी, वो क्या होता है स्टेशनरी, ERY आएगा लास्ट में, तो STATIONERY, है ना।
ठीक है। तो स्टेशनरी, अब अगर आपको बहुत सारे दिखाने के, मैंने बहुत सारे आइटम्स खरीदे हैं स्टेशनरी, तो क्या बोलोगे? आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। आई बॉट 5 आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। लेकिन सिंपली बोलना है तो आई बॉट स्टेशनरी फॉर माय होमवर्क, है ना। आई बॉट स्टेशनरी फॉर द फॉर डूइंग माय होमवर्क व्हिच वाज गिवन टू मी बाय माय स्कूल टीचर्स, है ना, या कॉलेज टीचर्स या व्हाटएवर इट इज, है ना। तो या तो स्टेशनरी लिखो या फिर आइटम्स ऑफ स्टेशनरी अगर ज्यादा है। ऐसे ही हेयर्स नहीं होता, जैसे बोलते हैं कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, क्या बोलते हैं? हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो वो नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेयर क्या है, वो सिंगुलर में यूज होता है, बाल तो बहुत सारे हैं, है ना, अनकाउंटेबल, लेकिन गिन सकते हो कितने बाल, तो हम उसको अनकाउंटेबल मानेंगे। और मैंने बताया इंग्लिश में जब भी कुछ अनकाउंटेबल यूज करोगे तो उसको सिंगुलर मानोगे, एक की तरह। तो हिज हेयर इज ब्लैक आएगा, हिज हेयर, HAIR, हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर्स नहीं आएगा। अगर आपको ज्यादा दिखाना है तो आप स्ट्रैंड वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, आ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, यानी बालों का गुच्छा। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही एक वर्ड होता है मनी और मनी। जब आप सोच रहे हो कि ये सारे गलत थे, मैरेज थे, तो ये भी गलत है, लेकिन मनीज वर्ड सही है और मनी भी सही है ना, दोनों ही वर्ड सही है। मनी का मतलब होता है पैसा और मनीज का मतलब होता है आ सम ऑफ मनी, यानी एक बड़ा अमाउंट, है ना, तो उसको यूज कर देते हैं कई बार हम मनीज, है ना। ऐसे ही जैसे मैंने बताया था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, है ना, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल की तरह यूज होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ये सारे लिखे थे ना, कहां गए ये सारे, ये क्या है, सिर्फ सिंगुलर में यूज होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो प्लूरल में ही यूज होंगे, जैसे आपका पैंट्स हो गया, है ना, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो गए। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कहां सिंगुलर करना है कहां प्लूरल? तो याद रखना कि जब उनमें उनके कार्यों में समानता है, उनके विचारों में समानता है, सिमिलैरिटी है, तो उसमें क्या यूज करोगे? सिंगुलर की तरह। और जब उनके विचारों में, उनकी बातों में, या उनके जो ओपिनियंस हैं, है ना, उनके जो उनकी सोच है ना, उनमें जब मतभेद दिखेगा, है ना, उनके कार्यों में मतभेद दिखेगा, डिफरेंस दिखेंगे, डिफरेंस, तो उसमें हम क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। जैसे आर टीम इज बेस्ट। अब देखो सारी टीम मिलके बेस्ट है ना, तो एक यूनिट की तरह बिहेव कर रही है, कुछ ऐसा मानता तो नहीं है ना, कुछ डिफरेंस तो नहीं है, यानी सिमिलरिटी है, तो इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। लेकिन आर टीम इज ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, जैसे मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे देखो भाई, अब टीम जो है ना ड्रेस पहन रही है, यूनिफॉर्म अपना ट्राई कर रही है। अब ट्राई कर रही है तो हर बंदा अपनी अपनी ड्रेस पहनेगा ना, सारे बंदे मतलब एक ही ड्रेस को थोड़ी ना सब पहनेंगे, है ना, तो हर बंदा अलग अलग ड्रेस पहन रहा है ना, तो यानी सब में क्या है? डिफरेंस है ना, सेम चीज नहीं कर रहे ना, वहां सिमिलरिटी थी, है ना, कि बिल्कुल एक ही की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ सब अपनी अपनी ड्रेस पहनेंगे, तो यानी डिफरेंस है, यानी सिमिलरिटी नहीं है, तो वहां पर क्या लगाओगे? टीम को क्या मानोगे वहां? तो इसलिए आर टीम आर ट्राइंग, और जब आर ट्राइंग यानी यहाँ पे प्लूरल की तरह बात कर रहे हैं, तो इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर आएगा, है ना, THEIR यानी उनकी। तो आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, ये इसका करेक्ट है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ेंगे, रूल्स भी हम कवर करते हैं, मैं आपको रूल्स लिखवा दूंगा, इस पे आप वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, और उसके अलावा आप जो है मतलब मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो हम जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे वो आपका वोकैबुलरी और जो आपका एप्लीकेटिव पार्ट है ना, इसका पहला क्या था? ग्रामर, ये ग्रामर डिस्कस किया हमने थोड़ी, फिर वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी कैसे याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एप्लीकेटिव पार्ट का मतलब है इन दो का यूटिलाइजेशन करना, है ना, एक ही जगह पे, और वो कब होगा? जब दोनों चीजें अच्छे से आती होंगी। तो एप्लीकेटिव पार्ट है ना, जैसे पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सिंपली उससे पढ़ के ही निकालना होता है, लेकिन उसमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे हिंट मिल जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, है ना, या फिर फिलर्स हो गया, सिंगल फिलर, डबल फिलर्स, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।